शुरू करें? देखो, चैप्टर के नाम में एक ही चीज बोली गई, एटम और मॉलिक्यूल। मतलब दो स्पीसीज की बात करनी है, एक एटम की बात करनी है और एक मॉलिक्यूल की बात करनी है। तो बेसिकली हमने एटम के बारे में हम जानते क्या है, तो चलते हैं सबसे पहले डाल्टन पे। तो डाल्टन ने क्या कहा था, है ना, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। तो डाल्टन ने कुछ बातें बताई थी एटम के बारे में, जिसको बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कई चीजें थी, तो वन बाय वन हम उन पे बात करते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो ये एक्सप्लेन करती है कि एक जो एटम होता है वो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इनसे भी पहले इन्होंने जो ये डिस्कवरी की थी वो डिस्कवरी एक्चुअल में इन्होंने नहीं की थी, महर्षि कणाद ने की थी। किसने की थी? महर्षि कणाद ने की थी। ये इंडिया के थे, बाहर के थे? अरे इंडिया के फिलोसफर थे महर्षि कणाद। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें हैं एक छोटे से पार्टिकल से बनी हुई है, एक छोटी से कण से बने हुए हैं, और उस कण को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। अब इसी परमाणु को बाद में डाल्टन ने पढ़ा, देखा कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम फिर से बना नहीं सकते, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ऐसी चीज जब डाल्टन ने स्टडी की तो उन्होंने इसी परमाणु को क्या नाम दे दिया बेटे? एटम। एटम नाम दे दिया, एटम। ठीक, ये एटमस से आया था, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। जिसका क्या मतलब होता है? इंडिविजिबल। यानी कि इसको हम अब डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन ने बताया। ठीक, तो डाल्टन ने मल्टीपल पोस्टुलेट्स बताए। जैसे नंबर 1 इन्होंने जो बात की थी वो ये की थी कि जो भी ये एटम है ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम क्या है? हाँ, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी कि ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ना ये डिविजिबल है, ना ये डिस्ट्रक्टिबल है, और ना इसको आप फिर से क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये उन्होंने बोला, ना क्रिएट कर पाओगे ना डिस्ट्रॉय कर पाओगे, सबसे छोटी यूनिट होती है। फिर इन्होंने एटम के बारे में एक चीज और बताई कि अगर कोई सेम एलिमेंट है, तो उसके जो एटम होंगे वो सेम मास के होंगे, सेम साइज होगा, सेम क्या होगा? साइज होगा, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बात और इन्होंने बोली, वो ये कि अगर ये एटम डिफरेंट एलिमेंट के हो, अगर ये एटम डिफरेंट एलिमेंट के हो, तब क्या होगा? तो केस 4 में अगर आपके वो सारे के सारे एलिमेंट कैसे हो? डिफरेंट एलिमेंट हो, तो उनके मास भी डिफरेंट होंगे, साइज भी डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक, एक पॉइंट इन्होंने और बताया, वो ये बताया कि जब यही एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिससे कंपाउंड बनता है। इन्होंने क्या बताया कि यही एटम आपस में क्या करते हैं बेटे? कंबाइन, केमिकली कंबाइन। बहुत सुंदर, केमिकली कंबाइन करेंगे और किसमें चेंज हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स में, और यही मॉलिक्यूल्स फिर किसमें चेंज हो जाते हैं? कंपाउंड्स में। मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ एक ही बात बोली गई थी कि आप एटम्स को जोड़ते जाओ, मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। समझ आया क्या? इतनी बात तो ये बेसिक था।
कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का। उसके बाद दूसरी चीज, उन्हीं एटम्स को मिलाते चले जाओ, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और अभी हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में भी बात करेंगे कि क्या होते हैं ये। इतना क्लियर हुआ? चलो, कहां पे डाउट है? ओके, अब हमारे पास स्टार्टिंग है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। ठीक, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जान लो क्या होते हैं। अब देखो, कोई भी चीज ऐसे तो होती नहीं है ना, सबका क्या होता है, एक रीजन। तो अब रीजन जानेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन, यहां पर आपको, हाँ अभी ड्रॉबैक पे चलेंगे, ड्रॉबैक पे भी बात करेंगे। इधर देख लो, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 3 लॉ हैं, पढ़ने कितने हैं? 2। पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और लास्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब यहां पर 2 तो आपके सिलेबस में है बेटे, तीसरा वाला भी हम बता देंगे। तो पहला हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को कंजर्व रखने की बात की गई है। तो सिंपल सी इसमें एक ही थ्योरी बोली गई है, ना आप मास को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऐसा अभी अभी डाल्टन ने भी कुछ ऐसा बोला। यहां पे एटम की बात की, हम किसकी बात कर लेंगे? मास की। बोल नहीं पा रहे हो? अरे मास की। मास कंजर्व है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। अब उसमें क्या होता है, जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। तो इसमें क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वो जो आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे रिएक्ट करने के बाद क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये एक बेसिक सी चीज बताई गई थी। फॉर एग्जांपल चलो हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या ले ले? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको क्या करो, ब्रेक डाउन कर दो, डिकम्पोज कर दो। डिकम्पोज करते हो तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। मान लो मैंने ये 100 ग्राम लिया। क्या लिया? 100 ग्राम लिया। इसमें से CO निकला 56 ग्राम और ये निकला 44 ग्राम। तो अगर ये 44 ग्राम है, इधर 100 है, तो बेटा एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि इनका मास कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इधर तो 44 ग्राम तुमने लिया रिएक्टेंट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, 100। और मास ऑफ प्रोडक्ट, तो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिएक्शन फॉलो करती है। जो भी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी, एक्चुअल में वो रिएक्शन नहीं होगी। अगर कोई भी रिएक्शन होगी, अगर वो कोई प्रोडक्ट दे रही होगी, तो इसका मतलब साफ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगी। इतना आया। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन जितनी तुम्हारी है, जितनी न्यूक्लियर रिएक्शन होती उनमें ऐसा नहीं होता। अब सर न्यूक्लियर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, होता क्या है? देखो, मेरा एक बेसिकली न्यूक्लियस है। ये क्या है, यहां पर मैंने एक पार्टिकल का अटैक कराया इस तरीके से, ये आया एक, इसने क्या किया, अटैक किया। इसने न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और कर भी दिया। जैसे इसने स्प्लिट किया, यहां से 3 पार्टिकल और जनरेट हो गए, 3 पार्टिकल और जनरेट हो गए। ये आगे 3 न्यूक्लियस पे फिर अटैक करेंगे और फिर इनसे कितने 3 निकलेंगे। ये बराबर न्यूट्रॉन निकलते जा रहे हैं। कौन निकल रहे हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स निकल रहे हैं।
और फिर ये आगे जाएंगे और क्या करेंगे, फिर 3-3 न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे। दैट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। ये क्या है? और यही रिएक्शन आपके जितने ये बम वगैरह होते हैं इनमें होती है इन 1 मिली सेकेंड। ये जो प्रोसेस होती है बहुत तेजी से होती है इन 1 मिली सेकेंड्स। तुरंत न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तुरंत विस्फोट होते चले जाते हैं और मिली सेकेंड्स में पता चल रहा है कि पूरी सिटी खत्म हो गई। समझ रहे हो? हिरोशिमा और नागासाकी में कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने बस एक को जनरेट करना होता है कि बस एक खराब हो जाए। अब इतना बड़ा बड़ा बम होता है, उसमें होता क्या, एक छोटा सा न्यूक्लियस। मैक्सिमम वो लोग यूरेनियम ले लेते हैं। यूरेनियम काफी ज्यादा पावरफुल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ऐसे ही एलिमेंट वो लेते हैं, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, जो अपने आप में ही एनर्जी रिलीज करें। जैसे कोई जो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, है ना, जो अपने में पर्सनैलिटी रखता होगा, कोई भी इंसान हो, जैसे हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो लोग क्या होते थे, उनके चेहरे पर और उनकी बॉडी में एक अलग तेज होता था, यूनिक पर्सनैलिटी होती थी, उनके जैसे सब नहीं होते थे। तो ऐसे ही ये भी होते हैं, कौन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो यूरेनियम है ये 92 238, ये जो यूरेनियम है ये भी ऐसा ही है। ये भी अपने तरफ से, अपने अंदर से क्या, हर वक्त एनर्जी इमिट करता रहता है, हर वक्त एनर्जी इमिट करता रहता है। इसको बोलते हैं रेडिएशन। तो इसीलिए इनका नाम कर दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। में बहुत से हैं, एक ये है। इनकी ये खास चीज होती है, जहां जाते हैं वहां रेडिएशन निकालते हैं। और रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन स्किन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग भी रहते हैं, हमारे आसपास मोबाइल फोन है, मल्टीपल एप्लियंसेस हैं, और सब में से रेडिएशन निकलता है। बट इनमें जो ये है एलिमेंट्स है, इनमें स्पेशल टाइप का रेडिएशन है, बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ये हम लोग इतना बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। तो ये हमें कई डिजीजेस दे सकता है, स्किन डिजीजेस भी दे सकता है, और मल्टीपल कैंसर जैसी डिजीजेस भी दे सकता है। और शायद कोई ऐसी डिजीज दे दे जो शायद अभी तक आई ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनमें काम करने वाले लोग भी फुल टू पैक रहते हैं, सूट वगैरह पहनते हैं, हाथ से, मुंह से, कान, हाथ, कुछ मतलब अंदर इनके नहीं जाना चाहिए जब वो उस लैब में काम कर रहे हो। ना इनके पार्टिकल इधर जाने चाहिए, ना उनके इधर आने चाहिए। इतनी व्यवस्था के साथ ये लोग अंदर जाते। इतना क्लियर हुआ क्या? अब समझो। तो ये तुम्हारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये एकमात्र एक्सेप्शन है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा नहीं फॉलो इसलिए होता क्योंकि रिएक्टेंट तो तुम्हारा यहां से शुरू किए, और प्रोडक्ट ये देखो आके, ये देखो प्रोडक्ट इतने बड़े आके, और ये पता नहीं कहां तक आगे जाएगा। तो हमेशा रिएक्टेंट का मास कम और प्रोडक्ट का ज्यादा आ रहा है। तो ये कहां फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा। तो एकमात्र ये है जो फॉलो नहीं करती, बाकी सारे के सारे फॉलो करते हैं। दूसरा हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बताया गया था कि कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो किससे मिलके बना है? एलिमेंट से। किससे? एलिमेंट से। कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बना है। अब इन एलिमेंट का इन कंपाउंड में होता है एक फिक्स रेशियो। क्या होता है? फिक्स्ड रेशियो। बस इतनी बात बोली गई थी कि सब कुछ व्यवस्था है, और ये फिक्स्ड रेशियो क्या था? बाई मास। खास चीज, ये फिक्स रेशियो जो है ये है बेटा बाई मास। बाई मास सभी एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स होता है इन अ कंपाउंड। इतना क्लियर हुआ क्या? अब जैसे हम एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल के लिए हम कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं? वाटर का ले लेते हैं। चलो फिर से वाटर का ले लो। तो वाटर में आपको क्या निकालना पड़ेगा? इनका एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का कितना होता है बेटे? 1U, और ऑक्सीजन का 16U। तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 1 into 2, यानी कि 2U हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या? और इसका तो 16 रहेगा। अब यहां से आप रेशियो निकालो कैसे? बाई मास। तो जब आप बाई मास इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? बाई मास कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कितना? 2, और ऑक्सीजन का कितना आ गया? 1/8 रेशियो 8। ये इसका आ गया। इज इट क्लियर? दूसरा एग्जांपल अगर मैं बेटे लेना चाहूं, मैं अमोनिया ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? अमोनिया। फॉर्मूला NH3। इसमें आप निकालेंगे नाइट्रोजन अपॉन हाइड्रोजन। क्या निकालोगे? नाइट्रोजन अपॉन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना है? 14 है,
मास कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का बेटे 1, बट है कितने 3, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3u, और ये 14u रख दो। तो नाइट्रोजन अपॉन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना 14 अपॉन हाइड्रोजन कितना टोटल, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 14 रेशियो CO2 का निकालो, CO2 का निकालो। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12u, ऑक्सीजन का कितना होता है 16u। अब कार्बन तो एक है कोई दिक्कत नहीं, बट ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो अभी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो 2 है, तो ये 16 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया 32u। इतना समझे। अब जब भी रेशियो बाय मास निकालते हैं तो फर्स्ट एटम अपॉन सेकेंड एटम, यानी कार्बन अपॉन ऑक्सीजन तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा रेशियो इसका। तो कार्बन का कितना है 12 और इसका 32, तो इसको काटोगे पीटोगे कितना आ जाएगा, तो 3 अपॉन 8 क्या आ जाएगा 3 रेशियो 8। कुछ आया समझ आया, लेकिन पहले मुझ में याद तो कर लूं। तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन, ये तुमको याद होना चाहिए तभी कर पाओगे। तो ये था तुम्हारा लॉ ऑफ कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन। जान लो मल्टीपल प्रोपोर्शन में था कुछ नहीं, बस इतनी सी बात की गई थी कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है तो वो जरूरी नहीं है एक ही कंपाउंड बनाए, वो दो एलिमेंट आपस में मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बचपन से एक ही चीज पढ़ाई गई, हाइड्रोजन मिला दो ऑक्सीजन मिला दो तो क्या बन जाएगा वाटर, राइट वाटर। बट ये वाटर के अलावा एक चीज और बनाता है, यही उसमें एलिमेंट्स होंगे बट वो डिफरेंट चीज होगी जिसको बोलते हैं H2O2। ये क्या है बेटे, नाम क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चेयर लाइक होता है। जैसे वाटर का अगर स्ट्रक्चर कोई पूछे तो इस तरह से वी बताओगे, वी शेप होता है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा होता है चेयर लाइक, ऐसे जैसे तुम्हारी ये चेयर होती है ऐसे ऐसे, या इसको ऐसे भी बना सकते हो इस तरीके से। तो ये तुम्हारा चेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम ऐसे बना दें बस काम हो गया। ये तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है चेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इसको कैसे भी बना नहीं सकते क्योंकि इन पे काफी ज्यादा एनालिसिस होती है, तब ये स्ट्रक्चर जाके कहीं बताए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल ले तो हम तुमसे कह दें सर कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या कार्बन डाई ऑक्साइड। एक तो तुम ये जानते हो क्या ये CO नहीं बना सकते, ये भी तो इसमें भी तो है कोबाल्ट, देखो बेटा सो के नहीं है रात भर, यही दो पॉसिबल है, इनके अलावा और कुछ नहीं बनता। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी, और दोनों में सेम एलिमेंट है बट क्या प्रोपोर्शन डिफरेंट है, इसीलिए यहां पर बोला गया साफ साफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोला किसका एलिमेंट्स का, और यहां पर कांस्टेंट किसका था उन्हीं एलिमेंट्स का। जब एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन कांस्टेंट हो जाए तब ऊपर वाला लगेगा। अगर वहीं पे सेम एलिमेंट्स हैं लेकिन उनका रेशियो डिफरेंट डिफरेंट हो, प्रोपोर्शन उनके डिफरेंट डिफरेंट हो, तो तुम नए नए और भी कंपाउंड बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग्स, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भी होते हैं N2O NO2 ऐसे करके बहुत से बन जाते हैं, नाइट्रोजन के 6-7 बन जाते हैं। तो ये सारे मल्टीपल को बताते हैं कि मल्टीपल में ऐसा बताया गया था। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास हमने लॉस पे सारे बात कर ली, एटम्स पे बात कर ली। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे जरा वापस आ जाओ। इन्होंने एक चीज और बताई थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे इनमें ये तो तुमने पोस्टुलेट्स जान लिए कि डाल्टन ने बताया क्या क्या था, बट इनकी कुछ डिमेरिट्स भी नहीं, जिसको बोलते हैं ड्रॉबैक्स, कमियां, कि इनके मॉडल में क्या क्या कमियां रही। तो इन्होंने एक चीज बोला था कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट होता है और इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और डिवाइड भी नहीं कर सकते। ये कैसा है इंडिविजुअल। तो डाल्टन ने क्या बताया था, ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। बट बाद में जब इनकी ड्रॉबैक्स आई तो ड्रॉबैक में ये आया नहीं, इनको भी डिवाइड किया जा सकता है। इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, सब एटॉमिक
पार्टिकल। देखो अगर एटॉमिक पार्टिकल पूछे तो एटम खुद में एक पार्टिकल हो गया, तो एटम को तो एक्सप्लेन कर दिया तुमने, डाल्टन ने कर दिया। बट डाल्टन की बाद में जो ऐसे साइंटिस्ट आए उन्होंने और भी डिस्कवरी की और भी रिसर्च की, तो उनको दिखा कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें 3 पार्टिकल है। कौन कौन से बेटे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 इसके क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनमें इसके जा सकता है। इन्होंने एक ये बात बोली थी कि अगर सेम एलिमेंट है तो उनका मास क्या होगा? सेम होगा। यहां पे थोड़ी गड़बड़ाई, उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है कि इनका मास सेम ना हो, स्लाइटली डिफरेंट हो। कैसा? स्लाइटली डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए, सेम एलिमेंट का ही मास में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। लास्ट इन्होंने बोला था एटम अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनका डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। बट यहां पे ड्रॉबैक में ये आया कि डिफरेंट एलिमेंट होते हुए भी इनका जो मास है वो सेम आ रहा है। कुछ में ऐसा एक्सेप्शनल केस आया कि नहीं, एलिमेंट तो अलग अलग है, अलग अलग एटम लेकर आए, बट उनका मास क्या आ गया? लगभग सेम आ गया। तो ये जो इनकी थी ये ड्रॉबैक्स थी। देखो ड्रॉबैक आती ही रहती है। तुम आज कोई चीज बताओगे, फ्यूचर में उस चीज पे और रिसर्च होगी, और डिस्कवरी होगी, उस पे और चीजें बताई जाएगी, तो हो सकता है तुम्हारी कही हुई बात गलत हो जाए, है ना। और कोई इस चीज का विरोध नहीं करता, सब मानते हैं, क्योंकि उसमें इतने प्रूफ लगे होते हैं, इतने हाथ होते हैं। जब भी कोई लॉ आता है, कोई भी थ्योरी आती है, उसके पीछे हजारों हाथ होते हैं, एक नहीं होता। एक तो देता है इंसान, एक देता है, वो एक मेहनत करता है, लेकिन उसको अप्रूव कराने के लिए उनको हजारों लोगों की जरूरत होती है। एक सब, तुम इतना ही समझ लो, तुमको एक बुक अगर पब्लिश करानी हो तो पहले तो तुम में इतनी एबिलिटी हो, तुम पीएचडी हो। पीएचडी नहीं हो, तुम कोई बुक कभी पब्लिश नहीं करा सकते। कोई पब्लिकेशन तुम्हारी बुक नहीं पब्लिश करेगा, नहीं तो उसका पब्लिकेशन ही बंद हो जाएगा कि इनके पास अथॉरिटी नहीं, तुम कैसे कर दिए। दूसरी चीज, हो तो गई, लेकिन उसको वहां तक ओके कराने के लिए तुमको कम से कम 10 प्रोफेसर से साइन करा के ले जाना पड़ेगा कि सर इसको पढ़िए। वो पढ़ेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ेंगे, ओके करेंगे, तब तुमको देंगे। तुम अगले प्रोफेसर को फॉरवर्ड करो कि सर आप भी देखिए, साइन करिए। पूरा सिस्टम होता है बुक बनने का, तब जाके हाँ एरर ना हो, कोई थ्योरी गलत तो नहीं लिख दी तुमने, कोई मैटर तो तुमने गलत नहीं डाल दिया, है ना। ये सब चीजें होने के बाद कहीं जाकर बुक्स प्रिंट होके आती हैं, बट इसके बाद भी गलती हो जाती है। तो पॉसिबल है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि देखो टाइपिंग करने वाला ये सब नहीं जानता, वो सिर्फ टाइप कर रहा है बैठे, उसे जो कंटेंट मिला टाइप कर दिया, वो इंसान ही है, उससे भी गलती हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज होती है, बाकी ये मान लो गलतियों के चांसेस बहुत कम हैं। हम बात करते हैं सिंबल्स पे। किस पे बात कर ले? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पे। देखो बड़ी प्यारी चीज है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स होते क्या है? देखो पहले पुराने टाइम पे इन्होंने कुछ सिंबल दिए हर एक एलिमेंट के। क्या दिए? सिंबल दिए कुछ एलिमेंट्स के। अब जैसे हम यहां पर बात करें तो अगर हम कह दें कि कार्बन, तो कार्बन के लिए इन्होंने जो सिंबल दिया वो कुछ ऐसा हुआ करता था, ये फील्ड सर्कल ऐसा था, ये इन्होंने कार्बन के लिए दे दिया। इसी तरीके से इन्होंने मल्टीपल सिंबल दिए, ऑक्सीजन के लिए ओ दे दिया, हाइड्रोजन के लिए डॉट लगा दिया। इतना हाइड्रोजन के लिए क्या किया? एक सर्कल बनाया और उसके अंदर एक डॉट रख दिया। इसी तरह से इन्होंने ऑक्सीजन बताया और एक सिर्फ सर्कल बना के छोड़ दिया। इस टाइप के ये सिंबल दिए गए बहुत पहले क्लासिकल में, क्लासिकल जब थ्योरी में ये सिंबल दिए गए। अब लेकिन एलिमेंट हमारे पास इतने ज्यादा हो गए कि इन सिंबल्स में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अरे तुम कितने सिंबल बनाओगे, है ना। ट्रैफिक वाले तो हो नहीं कि हर चीज के लिए अलग सिंबल बना दोगे। अब ट्रैफिक वाले में भी कंफ्यूज हो जाता है। अगर तुम ट्रैफिक सिग्नल्स सारे पढ़ोगे, मैं जब अपना वो बनवाने गया था, क्या वो बोलते हैं उसको, लाइसेंस, वेरी गुड, लाइसेंस बनवाने गया था, तो मैं जब वहां ऑफिस में गया, आरटी ऑफिस में, मैंने देखा इतने बड़े बड़े चार्ट लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चार्ट, और जिनमें मतलब सिंबल ही सिंबल हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब है। अब पता चला एक लाइन के सारे सिंबल एक जैसे हैं, छोटा सा डिफरेंस है।
ढूंढो और जानो क्या करना है क्या नहीं करना है। कंफ्यूजिंग है ना? बन गया था। बेटा 2 साल पहले ही बन गया था। अरे मुझे लगा आप फेल। नहीं, हम फेल नहीं हुए थे, टेस्ट लिया था, हो गया था। तो इतने बड़े बड़े बेटा चार्ट में ना सैंबल ही सैंबल बने हुए हैं, अब पहचानो किसका क्या है। वही यहाँ पे आई प्रॉब्लम। अब इतने तुम सैंबल ही दे दिए कि अब हम इनको इस तरह से हम बता नहीं पा रहे। तब क्या है? तब आए मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट जब ये आए मॉडर्न में, तो मॉडर्न में ये बोला गया कि ये जो सिंबल होते हैं इनमें जो इनका नाम होगा, अब दो तीन नाम हुए, जैसे इंग्लिश और लैटिन। इतना होने के बाद इन्होंने क्या कहा कि जैसे इंग्लिश में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आप पहला लेटर ले लो। इन्होंने पहले क्या किया, सारे पहले लेटर उठाए, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, पहला लेटर उठाया। फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे एलिमेंट आए उनका नाम रिपीट होने लगा कि पहले लेटर से तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो सेम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि दो दो ले लो। जैसे जब कार्बन लिखा और कार्बन के बाद सी आया, अब कैल्शियम में भी सी आया, तो इन्होंने क्या कह दिया, दूसरा लेटर भी उठा लो। अब दूसरा लेटर उठा लो तो सी ए लिख दो। क्या लिख दो? सी ए, कैल्शियम। जब कैल्शियम लिखा तो पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, हमेशा। कभी ये एरर मत करना, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल लेटर होना चाहिए जब दो की बात आए, है ना। चाहे कंपाउंड लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, फॉर्मूला लिखो, यही काम करना है। अब क्या हुआ, लैटिन की केस की बात करें तो कुछ ऐसे भी हुए जिनको इंग्लिश में ना रखकर लैटिन में रखा गया। फॉर एग्जांपल सोडियम, Na से लिखते हो, ट्रियम बोलते हैं। केस से लिखते हो, मरकरी को Hg से लिखने लगे, और आयरन को Fe से लिखने लगे। Ag सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया Au, लेड एक हो गया लेड Pb। तो इन सबको हमने क्या किया, लैटिन भाषा में जो भी इनके नाम थे उसी में मैंने इनको छोड़ दिया, ज्यादा छेड़ा नहीं इनको। अब जैसे सिलिका आया, सोडियम आया, दोनों में एस आ गया, सल्फर में भी एस आ गया। अब क्या करें, इतने ढेर सारे एस कहां से लाए? तो अलग अलग कर दो सबको, है ना। सबको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दो ताकि हम इनको इजीली पहचान पाए। तो ये जो मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम एलिमेंट मिले, इनसे हम आसानी से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना आया क्या? एक एलिमेंट के सिंबल के होने के फायदे क्या क्या है? फायदा यह है कि आप एलिमेंट को पहचान सकते हो। क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई द एलिमेंट। अगर उसका सिंबल पता है तो तुम उसका मास आइडेंटिफाई कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? तुम उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो। तुम उसके नंबर ऑफ मोल बता सकते हो। देखो एक नंबर ऑफ मोल को प्रेजेंट करता है। अगर कोई एक दे दिया तो वो माना जाएगा कि ये सब एक मोल लिखे हुए। क्या लिखे? 1 मोल। सारे के सारे जितने लिखे सब 1 मोल। तो इतनी चीजें फायदे की हैं जो तुम एक एलिमेंट से, सिंबल से उसके बता सकते हो कि सर इतनी इतनी चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमको किसी भी का क्या पता हो, सिंबल पता हो। क्लियर हुआ? देखो मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब एटम कंबाइन होते हैं। क्या? जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं। मॉलिक्यूल कब बनते हैं? जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं। देखो यहां ना 2 टाइप के आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। पहला मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, क्या मिलेगा? और दूसरा बेटा तुमको मिलेगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब इन दोनों में क्या है डिफरेंस? बहुत ध्यान से समझना, बड़ी आसान सी चीज है। जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होते हैं उनमें सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। क्या? सेम काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, और वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ही होगा, और तो कोई आया नहीं। S8 ले लो, N2 ले लो, P4 ले लो, O3 ले लो।
ये सारे कैसे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है जिनमें सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। एनी डाउट? ओके, स्ट्रक्चर देख लो जरा S8 का, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। S8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? क्राउन। कैसा होता है? क्राउन। दो बार क्या बना दो? W। ऐसे और ऐसे। और इसको क्या? सल्फर। जहां ये है यहां पर क्या लगेगा बेटे? सल्फर। तो कितने सल्फर लग गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्राउन स्ट्रक्चर किसका है? सल्फर का। एक काइट स्ट्रक्चर होता है, काइट स्ट्रक्चर किसका होता है? फास्फोरस का। अरे P4। P4 का कैसा है? काइट स्ट्रक्चर। ये इतना क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर? ये तुम्हारे सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है जहां पर सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, हाँ, ये भी क्या? केमिकली कंबाइन होंगे। बार बार एक ही चीज, एटम्स केमिकली क्या होने चाहिए मॉलिक्यूल बनाने के लिए? कंबाइन होने चाहिए। दो टाइप के हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। मतलब जैसे तुमने बनाया HCl, तुमने बनाया H2O, आपने बनाया बेटा क्या? NH3। तो इन सब में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। समझ में आया क्या इतना? ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलो आगे देखो, आगे बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला। बॉयज, केमिकल फॉर्मूला देखो। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट हैं, कितने कौन से कंपोजिशन किस एलिमेंट के, किस एटम के प्रेजेंट हैं। ये क्या बताता है? केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड। ठीक, किसी भी कंपाउंड में कितने कंपोजिशन प्रेजेंट हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, ये कौन बताएगा? केमिकल। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ले लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तुमने फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले से तुमको कई चीजें पता चल गई। पहला कि इसमें क्या कौन कौन से कंपोजिशन है। इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें क्लोरीन है। ये तो इनके एलिमेंट है, इन एलिमेंट से मिलकर ये पूरा बना हुआ है। फिर हम ये भी पता कर सकते हैं सर कि इसमें आयन प्रेजेंट होंगे, ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयन इसमें कौन कौन से होंगे? NH4 प्लस और Cl माइनस, इनसे बनकर ये मिला। अभी हम लोग आयनिक कंपाउंड पे डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। बट हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं अगर हमको केमिकल फॉर्मूला पता हो। ठीक, तो इसको लिखते हैं कि ये हमें सिर्फ पता चल जाए कि कितने कंपोजिशन प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर। अभी इसके बाद में इनका फॉर्मूला लिखने की बात आएगी। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ये सब क्या होता है। और इसी के साथ हमारा एक पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। एक पार्ट, अभी एक पार्ट और पढ़ना है, शायद दो पार्ट और पढ़ने हैं, दो पार्ट और पढ़ने हैं। चलो देखो, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है जान लो। एटॉमिसिटी में क्या होता है कि कोई एक जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितने एटम कंबाइंड हैं, ये होती है उसकी एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसमें और एक है मेरे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसमें मुझसे पूछ लिया गया एटॉमिसिटी बताइए फास्फोरस की। किसकी? फास्फोरस की पूछ लिया, एटॉमिसिटी बताइए। तो एटॉमिसिटी का मतलब है कितने एटम्स के साथ आगे कनेक्टेड है। तो कितने के साथ कनेक्टेड है? 3 के साथ। तो इसकी कितनी हो गई? 3 और इसकी 5। क्लियर हुआ कि नहीं? H2O में पूछ लिया एटॉमिसिटी बताओ, H2O बोल दिया, H2O दे दिया
और पूछ लिया ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बताइए। एटॉमिसिटी मतलब वो कितनों के साथ कंबाइन हो पा रहा है, दो के साथ। एक ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड गए, दो, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, दो। हाइड्रोजन की 1। समझ पा रहे हो क्या इस चीज को, ये होता है एटॉमिसिटी। O3 मॉलिक्यूल ले लिया, अब O3 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी, 3, जितना नंबर लिखा उतनी एटॉमिसिटी, खत्म। नाइट्रोजन की 2, कितने आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उस एलिमेंट की क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। समझ पाए, आगे चलें, चलो। तो है एटॉमिक मास, दूसरा है मॉलिक्यूलर मास। तो बड़ा आसान सी चीजें हैं, देखो। एटॉमिक मास किसी एटम का होगा, बोलो हाँ होगा। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन एटम ले लें थोड़ी देर के लिए, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 U। वही अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज कर दो तो वो किसका मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल का। अब O2 इसका है क्या, मॉलिक्यूल, और जिसका होता है 32U। इतना समझ आया, बट अभी मजा इतने में नहीं आएगा। एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो कुछ और है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि किसी भी, बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो ये बताता है कि वो कार्बन 12 के, बहुत ध्यान से, एटम होगा, उसका एटॉमिक मास जो होगा वो ये बताता है कि वो कार्बन 12 का जो मास होता है वो 12 ही होता है, इतना जान लो। कार्बन 12 का मास कितना, 12। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना ज्यादा हैवी है, ये होता है क्या, एटॉमिक मास। समझे क्या, फिर से समझो। किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास ये बताता है कि वो कार्बन 12 के 12th पार्ट से, कार्बन 12, लेकिन वो एटम होगा कार्बन 12 का, एटम के 12th पार्ट से कितना ज्यादा हैवी है, ये उसका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन 12 का लेते हो और अपॉन फिर से उसका 12th पार्ट करते हो, कितना आएगा, 1U। ये जो होता है ये इक्वल होता है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का भी कितना होता है, 1U। अब नहीं, हाइड्रोजन से नहीं, उससे किया है हमने कंपेयर। ये देखो कुछ चीजें हैं कॉमन ली जाती है कि हाइड्रोजन का आया कहां से, उसी से तो आया। जब हाइड्रोजन का मास निकाला, कार्बन 12 का 12th पार्ट का निकाला, तो वो आया सेम। तो उन्होंने कह दिया हाँ ये इसके बराबर है, चलो इसी के रिस्पेक्ट में सारे काम कर लेते हैं। अब अगर किसी का भी आएगा, अगर नाइट्रोजन का तुमने निकाल दिया कि सर 14 आता है, तो इसका मतलब ये कार्बन 12 के 12th पार्ट से कितने गुना है, 14 टाइम्स ज्यादा है, हैवी है। ठीक है, तो ये होता है 1U का मतलब, इतनी सी बात है। अब अगर इसी 1U को ग्राम में ले जाओ तो एक डिजिट लिख देते हैं कि 1U इज इक्वल टू हो जाता है 0.67। बहुत सही, कौन आया, 1.6605। तो 1U कितना होता है, 1.6605 इंटू 10 की पावर -20। ये होता है 1U की वैल्यू। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास मतलब उसके 2 टाइम्स ज्यादा। जब कोई मॉलिक्यूल बना लेगा, कंपोनेंट, कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल बना लेगा, तो इसमें इन्होंने क्या कहा, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो ये इंडिकेट करेगा कि वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना ज्यादा हैवी है। टर्म क्या यूज हुआ, मॉलिक्यूल, वहां क्या यूज किए थे, एटम, बस इतना। यहां कार्बन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वहां कार्बन का एटम ले रहे हैं, और फिर 12 का ही 12th पार्ट ले रहे हैं, से कितना ज्यादा हैवी है ये बताता है उसका मॉलिक्यूलर मास। समझ आया क्या इतना, चलो। अगर ये समझ गए तो थोड़ा बहुत समझ गए, बहुत थोड़ा सा कुछ। क्या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, मॉलिक्यूल एक का निकालो, कहां गया, एटॉमिक मास पहले फाइंड करो। अब एटम से ये पता करो
कि कितने उसके मॉलिक्यूल में कितनी उसकी एटॉमिसिटी है, कनेक्ट करो सारी चीजें। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला, पहले ये बता करो उस मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम कितने, और एटॉमिक मास सबको पता होता है। एटॉमिक मास को उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, खत्म। आसान है। अब हम बात करेंगे, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है आयन पे। किस पे बात करेंगे, आयन पे। चलो देखो आयन क्या होते हैं। आयन कुछ नहीं है, क्या है, दो वर्ड का आंसर है, चार्ज्ड स्पीसीज है। क्या है, चार्ज्ड स्पीसीज, चार्ज्ड स्पीसीज है। अब ये भी दो टाइप के, एक कैटायन और दूसरे एनायन। कैटायन कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन निगेटिवली चार्ज। अब प्रश्न इतना नहीं है कि ये क्या होते हैं, प्रश्न ये है कि इन पे पॉजिटिव निगेटिव आया कैसे। अब मान लो मेरे पास अगर मुझे कैटायन देखना है कि कैटायन सर क्या होता है, कैसे आता है, कैसी स्पीसीज पे आता है, तो अगर किसी भी एलिमेंट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, क्या हो जाए, लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, रिलीज कर जाए, लेफ्ट कर जाए, तब वहां पे क्या बनेंगे, कैटायन। फॉर एग्जांपल आपने लिया बेटे सोडियम, क्या लिया, सोडियम। भाई इसमें 11 होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये किया क्या तुमने, इसमें से ना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तुमने, तो सोडियम से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया, ये 10 बचा, 10 बचा ना, इसमें सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन, ये मैं इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो यहां प्रोटॉन नहीं चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा हूं। तो ये 10 और 11 जो लिखा, ये इलेक्ट्रॉन लिखे ना कि प्रोटॉन। ये ना समझ ले सर एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, वो वही है। तो ये क्या आ गया, Na+। हटा ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग हो कंफ्यूजन की दुकान, तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। इतना समझ आया क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Na+ चला गया। अब ये क्या है, सोडियम का आयन, और ये क्या है, एक कैटायन है। ठीक, वही अगर हम एनायन की बात करें, तो जब भी बेटा एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दोगे, अगर इसमें तुम क्या कर रहे हो, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, गेन कर रहा है, अगर ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, अगर कोई भी स्पीसीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो इसका मतलब उस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, निगेटिव। अरे नहीं होता क्या, निगेटिव चार्ज होता है, तो काहे इतना सोच रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव है। तो अगर मान लो मैंने क्लोरीन लिया, मैंने एक एटम कौन सा लिया, क्लोरीन। अब क्लोरीन को लिया, क्या बड़ा हंसी आ रही तुम लोगों को है, क्लोरीन लिया, इसको मैंने क्या किया बेटा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। पहले इनके पास 17 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, पहले कितने होते थे, 17, अब कितने हो गए, 18। तो जैसे इन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, इन पे चार्ज भी एक माइनस का लग गया। इतना क्लियर हुआ। तो कैटायन एनायन में डिफरेंस समझ में आया। अब यही कैटायन और एनायन आपस में मिक्स होकर एक चीज बनाएंगे, उसको क्या बोलोगे, आयनिक कंपाउंड। क्या बोलोगे, तो आयनिक कंपाउंड जान लो। तो जानो आयनिक कंपाउंड होते क्या है। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जैसे कंपाउंड की अगर हम उनको एक्वस फॉर्म में ले जाएं, कहां ले जाएं, एक्वस फॉर्म मतलब वाटर में। कंपाउंड है तुम्हारा, तुम कहां ले गए, वाटर में ले गए, एक्वस फॉर्म में ले गए, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाए। किसमें ब्रेक हो जाए, ब्रेक इनटू आयंस। वो जो कंपाउंड होगा वो आयन में ब्रेक हो जाए। फॉर एग्जांपल तुम नमक लेकर आए, सॉल्ट, NaCl, क्या लेकर आए, NaCl लेकर आए, और तुम इसको कहां लेके गए, वाटर में लेके गए। NaCl को कहां लेके गए, वाटर में, तो ये तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है Na+ और Cl- में, और यहां क्या क्रिएट हो गया बेटा, आयन, Na+ और Cl-। तो ऐसे कंपाउंड जिनको आप अगर एक्वस फॉर्म में लेकर जाते हो और वो आयंस में ब्रेक हो जाए, दैट आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। दो टाइप के आयन बनेंगे, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, एनायन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर।
इतना तुम्हारा आयनिक कंपाउंड हो गया। बहुत से एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें NaCl के अलावा MgCl2, CaCl2, और बताओ NaCl तुम्हारा ये हो गया, KCl हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इनमें सब में कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। और हम बताएं कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो, सब पे भी आयन निकाल के दिखाओ। K2SO4 लिख लो, K2SO4 लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिख लो। इन सब में कैटायन और एनायन फाइंड करो। इनमें सब में क्या फाइंड करो? कैटायन और एनायन फाइंड करो जल्दी, तुरंत। ये K प्लस में चला, SO4 2-, SO4 सल्फेट आयन 2-। अब K पे तो एक ही प्लस है, तो सर दो चार्ज कवर करने, तो ऐसे लिखते हैं 2K प्लस SO4 2-। ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। हाँ, ये ऐसे ही टूटेगा। देखो जितने पॉजिटिव हो उतने ही क्या होने चाहिए? निगेटिव होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर तुम K2SO4 को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो तुम्हारे पास K प्लस में मिलता है। K पर कितना चार्ज होता है बेटा? +1, और प्लस SO4 पे कौन सा चार्ज होता है? 2-। तो अगर वो 2- है तो ये भी 2+ होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 वहां लिख दोगे, यहां लगा दोगे। तुमको 2 पहले लगाना पड़ेगा कि कितने चार्जेस हैं, ये 2K प्लस और SO4 2-। अब इन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। हाँ देखो, सिर्फ कैटायन एनायन पूछे तो ऐसे, अगर रिएक्शन बनाओगे तो ऐसे लिखोगे। रिएक्शन में वो कंपलसरी है क्योंकि तुम दिखा रहे हो वहां पे, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया तो फिर से गलत हो जाएगा। राहुल, इज इट क्लियर? हाँ, अब देखो ये चार्जेस, इनके फॉर्मूला, इनके नाम तुम्हें याद होने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी तुम केमिकल फॉर्मूला लिखते हो तो वहां पर ये चीजें ही काम आएंगी। अभी हम लोग केमिकल फॉर्मूला सीखने वाले हैं, ठीक है? केमिकल फॉर्मूला सीख लो, वैलेंसी वगैरह सब जान के, और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचेगा? मोल कॉन्सेप्ट, और ये चैप्टर समाप्त। सर एक सुना दीजिए सर, लाइव टेलीकास्ट। कल ही एक डाले थे, है ना? बता रहा लाइव टेलीकास्ट है। पत्थर में से हीरे मिलेंगे? अरे आप सुनाइए सर, कल ही डाले थे आप। ये उसमें बोला था कि चलते रहेंगे अफसाने हमारे बगैर भी, चलते रहेंगे अफसाने हमारे बगैर भी, एक तारा टूट जाने से आसमान सोना नहीं होता। ठीक है, बस 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 करो, रुलाओगे क्या? चलो इधर आ जाओ बेटा। इसी बात में हम बेटा केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूला से पहले आप ना वैलेंसी पता होनी चाहिए किसी भी एटम की। अब वैलेंसी सर कैसे पता चलेगी? वैलेंसी पता चलती है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी भी एलिमेंट के, तो तुम वहां से क्या पता कर सकते हो? उसकी वैलेंसी कितनी होती है। ठीक, अब वैलेंसी एक्चुअल में है क्या, पहले ये जानो। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो एक एटम अदर से कितना अच्छे से कंबाइन कर सकता है, ये क्या होती है? उसकी वैलेंसी होती है। अगर, और ये तुम वैलेंसी पता करते हो, ये पता करते हो कि आउटर मोस्ट सेल जो है, या इसी को बोलते हैं बेटा वैलेंस सेल, में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी हेल्प से ये पता कर लेते हो। अब फॉर एग्जांपल कैसे होगा ये देखो, हम तुमको ये बताएं कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन बचता है कितना, तो उसकी वैलेंसी भी 2 है तो 3 है तो 4 है तो 4। अब रुक जाओ, अब 5 है अगर, तो तुम्हारे पास रूल लगेगा 8- का, तो 8 - 5 कितना हुआ? 3। अगर 6 है तो 8 - 6 कितना हो जाएगा? 4। कौन 4 बोल रहा है? अगर 7 है तो 8 - 7 1, और अगर 8 आ गई तो 0।
ये होती है वैलेंसीज। वो नोबेल गैस हो जाएगी, किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। देखो, अगर तुमको कोई चीज की चीज नीड है और वो तुमको मिल गई, तो मतलब तुमको फिर उसकी नीड नहीं है, तुम घमंडी हो जाओगे, तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाएगा, नहीं हम तो हैं, अब हमको किसी से कोई मतलब। तो देखो देखो, ये पता होना चाहिए पहली चीज। अब कुछ की तुमको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सब तो तुम निकालने नहीं बैठोगे एक एक, तो क्या करो, याद करो। 1 to 30 लेकर चलो, लगभग उनमें जो स्पेशल एलिमेंट्स हैं उनकी तो तुमको वैलेंसी पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो हम बनाने वाले हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनाने वाले हैं? तो हाइड्रोजन है और सल्फाइड है, यानी H है और S है। H की होती है +1 और सल्फर की होती है -2। अब क्या करेंगे बेटा, क्रिस क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? सेम तो पहले एलिमेंट चुपचाप ऐसे उतार लो, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन, सल्फर के नीचे इसका ये डिजिट। ध्यान रहे, चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ नंबर आएगा। क्या बोला? नंबर आएगा, चार्ज नहीं आएगा। ये यहां भेज दो। तो यहां पर नीचे क्या आया? 2 और S के नीचे क्या आया? 1। तो 1 तो लिखते हैं नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? H2S। वाटर बनाना है। क्या बनाना है? वाटर बनाना है। फॉर्मूला नहीं पता, हमें यह पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हमने लिख लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। फिर से लिख दो, ये इधर ले आओ, ये इधर भेज दो। तो H के पास क्या आया? 2 और ऑक्सीजन के पास 1। इसका मतलब क्या बना? आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कुछ? अमोनिया बनाना आया। क्या आया? अमोनिया बनाना आ गया। दो चीजें होती हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की कितनी होती? -3। कितनी होती बेटा? -3 और इसकी +1। NH इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो N पे कितना आया? 1 और H पे 3। चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ नंबर आएगा। तो कितना बन जाएगा? NH3। कौन बन गया ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एक। जबकि जो तुम्हारा अमोनियम आयन है NH4+, ये एक आयन है। ये क्या है? ये बनता कैसे सर? जब अमोनिया पे यानी कि NH3 पर एक हाइड्रोजन आयन H+, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन, आके अटैक कर देता है, तब तुम्हारा क्या जनरेट हो जाता है? अमोनियम आयन NH4+। ये होता है। नहीं, प्लस लिखना है क्योंकि वो प्लस चार्ज लेकर आए हैं। दूसरा रीजन इसका क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है कितनी? 3 सेटिस्फाई। तुम चौथा हाइड्रोजन और लाके जोड़ दिए, तो ये उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हुआ, एक्स्ट्रा वर्कलोड, तो प्लस उसको बैलेंस करेगा। समझ आया? माइनस। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देता है पूरा, ये किसी से जुड़ा होगा। और अब देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, है कितनी यहां? एक है नालायकों, 1 2 3 4 बॉन्ड नहीं दिख रहे, तो वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो रही है? इसीलिए हमने एक प्लस लगाया। जब वैलेंसी बढ़ी तो प्लस। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। यहां कितनी है? 1। इसीलिए क्या लगाया? अब समझे कॉन्सेप्ट कि प्लस और माइनस क्यों आ जाते हैं? प्लस तब आएगा जब तुमने वैलेंसी बढ़ा दी, उसकी जरूरत से ज्यादा बॉन्ड दे दिए, तो प्लस लाओ, उसको मैनेज कराओ, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले को क्या कर देगा? कैंसर। और अगर कमी पड़ गई तो क्या लगाओगे? माइनस। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम मतलब NH4+ आयन है ना, और क्लोराइड मतलब Cl- आयंस। तो तुमको सब पता, बनाओ। सिंपल है, इधर भी बेटे 1, इधर भी 1, तो 1 तो लिखेंगे ही नहीं, तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा? NH4Cl। कैल्शियम कार्बोनेट बनाओ। कैल्शियम कार्बोनेट बनाओ। कैल्शियम का कितना होता है? 2+, CO3 2-, 2 से 2 सेम भी आ जाए तो भी तुम डिजिट नहीं लिखोगे, तो क्या बन जाएगा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलो सोडियम सल्फेट बनाओ। सोडियम सल्फेट बनाओ। सल्फेट बनाओ। सोडियम यानी कि Na+, सल्फेट यानी कि SO4 2-। बनाओ, क्या होगा फॉर्मूला?
ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, 2 इधर आ जाएगा, SO4 में 1 रहेगा, उसको लिखते नहीं, तो क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। ठीक, शीट भेज दूंगा, खूब जाके आज लिख लिख के खूब फॉर्मूले प्रैक्टिस करना। क्लियर है कि नहीं? चलो अब आगे आ जाओ ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे। ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CaCl2 बेटा, कैल्शियम Ca2+। अब जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। वही इसका अब तुम अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखोगे ऑफ ऑक्सीजन का तो बेटा हो जाएगा 16 ग्राम। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बस हाँ, यू की जगह क्या लगा दो? ग्राम। हाँ, अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो कितना होता है बेटा? 32U। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। बस ये बेसिक चीज है। अब हम लोग बस एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद होगा चैप्टर समाप्त। बेटिया समझ में आया क्या? इतना हार्ड नहीं है ना। नाइट्रोजन का 7 क्या है? ग्राम एटॉमिक मास, जबकि 14 क्या है? मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल कॉन्सेप्ट देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना मोल कॉन्सेप्ट। देखो जैसे एक दर्जन में क्या होते हैं? 12 केले होते हैं या 12 चूड़ियां, जैसा ये बोल रहा है, मैं तो नहीं जानता। एक डजन में कोई भी 12 ऑब्जेक्ट हैं, बोलो हाँ। क्लियर है कि नहीं? एक दर्जन सेब कौन खरीदता है? किलो में खरीदते हैं। एक दर्जन केले खरीदे तो 12 आए। एक दर्जन उसने चूड़ियां खरीद ली, 12 चूड़ियां मिल गई। 6 बेटा इधर, 6 इधर। ठीक, हाँ हाँ, तो मतलब कुल मिला के एक दर्जन का मतलब है 12। इसी तरीके से एक मोल, मोल इज नथिंग बट अ नंबर। व्हाट इज मोल? अ नंबर, और कुछ नहीं है। और जो 1 मोल होता है वो इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के। ये जो 1 मोल है वो इस डिजिट के क्या होता है? बराबर होता है इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, या एटम्स के बराबर होता है, या आयंस के बराबर होता है। बस इतना तुम्हें पहले समझना है कि 1 मोल क्या है। 1 मोल एक नंबर है। पहले मोल क्या है? मोल एक नंबर है, और 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल या आयन या एटम होते हैं। और जो ये नंबर दिया था वो दिया गया था एवोगैड्रो ने। किसने दिया था? ये एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये नंबर दिया गया था, और जिन्होंने बताया, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 1 मोल में इतने ही एटम होते हैं। मैटर जानते हो? मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर की ये यूनिट है, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ मैटर की ये यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है मोल। समझे? ये भी क्लास 11 चैप्टर 2 का 1 का ही कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 1 में पहले यही लिखा है कि अमाउंट ऑफ मैटर की जो यूनिट है वो कौन है? मोल। कि इतना मोल हमको चाहिए मैटर के लिए। तुम साइंस में जा रहे हो, सब्जी लेने नहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? साइंस में। यहां चीजें मोल में निकाली जाती हैं। मोल को कन्वर्ट कर देते हैं कहाँ? ग्राम में। अभी वो कैसे करेंगे इसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं। अब देखो, एक कोड जान लो, इसी से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, काम खत्म। और वो कोड क्या है? बार बार बताया, मोल इक्वल होता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास के। किसके बराबर होता है? या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। और यही चीज बराबर होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23
और मॉलिक्यूल, एटम और आयन के। समझ आया क्या? बस ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन होगा इससे बाहर नहीं जाएगा। एक फॉर्मूला और जान लो, अगर तुमको निकालना हो कहीं नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालने हो बेटे? अगर तुमको नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो क्वेश्चन में जो तुमको मास दिया गया होगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं मास गिवन, ये तुमको पता होगा क्वेश्चन में, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। सर मॉलिक्यूलर मास कैसे? अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का? बड़ी आसान सी चीज है, जान लो 2 मिनट के अंदर। मान लो मुझसे कह दिया कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो। किसका? वाटर का मॉलिक्यूलर मास। रटा होना चाहिए 18 होता है, बट कैसे होता है? कितने हाइड्रोजन? 2। एक हाइड्रोजन का होता है 1U, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास से ही क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो कितने हाइड्रोजन? 2। एक का कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितने? 1 का कितना? 16। ऐड कर दो कितना आएगा? 18 आएगा। समझ आया? अमोनिया का निकालो और हाइड्रोजन का 3 into 1। अगर तुमसे कह रहे H2SO4 का फाइंड करो, H2SO4, तो हाइड्रोजन का बेटा 1U, सल्फर का 32U और ऑक्सीजन का 16U। तो कैसे करोगे? 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1 हाइड्रोजन का कितना? 1 प्लस सल्फर कितना? 1, तो कितना? 32 प्लस ऑक्सीजन कितने? 4 और प्लस 16। निकालोगे कितना आएगा? 98। कितना आ जाएगा? 98 के आसपास पहुंचेगा जाके U। अगर तुमसे कह दे भैया NaCl का निकालो, तो सोडियम का कितना बेटा? 23 और कैल्शियम का, सॉरी क्लोरीन का 35.5। कितना आएगा? 35.5। ऐड कर दोगे कितना आएगा? क्योंकि देखो एक ही Na है और एक ही Cl है, डायरेक्ट ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 58.5 U। ये होते हैं क्या? मॉलिक्यूलर मास। अभी तो तुम इतना ही जान पाए। ऐसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए तुमको मास पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में दिया होगा। मॉलिक्यूलर मास नीचे पता, तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ स्टार्ट करो क्वेश्चन करना। व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles of aluminium? 108। What is the mass of, कौन सा इसमें, कौन सा? 6 का जो पहला वाला वो 32 आ रहा था। फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग। तो O2 मॉलिक्यूल्स का निकालना है और अगर इसमें इतने नंबर हैं, मास फाइंड करना है। तो O2 मॉलिक्यूल, अरे यार मास फाइंड करना है इतने पार्टिकल्स का। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं। इनका तुमको क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। इसी का नाम फाइंड करना है, इतने पार्टिकल्स का। तो एक चीज तुमको पता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल। 1 मोल के बराबर होता है कि नहीं होता? और तुमको ये भी पता है एक चीज कि यहां पर मॉलिक्यूलर मास होगा और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ये फाइंड करना है मास। तो 1 मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32। ऑक्सीजन है ना 32, और यहां पे क्या आ गया तुम्हारा? मास फाइंड करना है। अब कितने पार्टिकल का फाइंड करना है ये भी पूछा। मॉलिक्यूलर मास 27 होता है, 27 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इतने पार्टिकल्स का तुमको फाइंड करना है। अब अगर तुम्हारे पास, तुमको ये भी पता है कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है इतने पार्टिकल, तो ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास 32 है, वो इतने ग्राम कितने पार्टिकल्स का है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। साफ साफ आंसर सामने लिखा है, कुछ नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूं तुमको, सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, ये इनको आपस में बराबर करते जाओ, सारे आंसर धड़ाधड़ आएंगे। इधर से उधर, उधर से इधर। अगला बताओ, तब सो रहा है क्या? इन फोटोसिंथेसिस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद एन इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 6
H2O, और ये ग्लूकोज बनाता है O6 प्लस, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। मॉलिक्यूल हैविंग CCH2, हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस। वाटर के बारे में पूछ रहे हैं, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितना होगा। अब तुमको यहां पे पहले तो रिएक्शन वो करो, और कितनी डेंसिटी दे दी, डेंसिटी कितनी दे दी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अरे दी है क्वेश्चन में, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ना, सीट वाला। अब तुम लोग कंफ्यूज हुए, पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस करो, बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए तुम यहां पर क्या कर दो, 6 और कर दो। देखो बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस, पहले तुमको ये काम करना पड़ेगा। अब ये एक चीज ये बोल रहे हैं, यहां पर इसका एटॉमिक मास निकालो, कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास, इसका 180 आता है, शुगर इसका 180 ग्राम। ग्राम जो ग्लूकोज है उसमें कितना वाटर निकल पाया, तो कितना, 18 गुणे 6, 108 होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कितने मॉलिक्यूल्स निकाल पाए, 108 ग्राम, इतना हुआ। तो वो पूछ रहे हैं इतने ग्राम में कितना होगा, तो पहले इतने ग्राम में निकालो मास कितना आएगा। मास निकालने के बाद फॉर्मूला लगा देना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, हो गया काम, समझे। अरे तुमको 108 ग्राम में पता चला, 108 ग्राम, 180 में तुमको पता 108, तो 18 में कितना, 18 में कितना, तो दिस अपॉन दिस और इनटू दिस, यहां से कुछ ग्राम में मास आ जाएगा। मास पता, डेंसिटी दी, वॉल्यूम फाइंड कर लो, काम खत्म, समझे, इतना आसान था। नंबर ऑफ आयरन एटम्स फाइंड करने हैं, जिसका वेट कितना है, 2.6 ग्राम। हाँ सही है। इतने ग्राम आयरन में तुम्हें नंबर ऑफ एटम फाइंड करने की, इतने ग्राम आयरन है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम, ये पूछा इन्होंने। तो आयरन का तुमको सबसे पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो कितना होता है बेटा, 56 U। अरे मास ग्राम में लिख लो, क्या दिक्कत है, सब तुम्हारे हाथ में है, अभी यू में लिख लो, ठीक है। तो 56 ग्राम में, यानी कि देखो इशिमा पूछ रहे हैं इतने ग्राम में कितने एटम होंगे। तुम्हें अभी अभी मैंने एक चीज बताई कि इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है किसका, आयरन का, वो इज इक्वल टू होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं किसी के भी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास है 56, तो मतलब 56 ग्राम में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, बोलो हाँ। तो पूछ रहे 2.8 ग्राम में कितने होंगे, तो लिख लो। सो 2.8 ग्राम आयरन है, Fe कंटेन्स, Fe में कितने कंटेन हो जाएंगे, देखो ये वाली जो डिजिट है, ये वाली, इसको उठाओ और अपॉन इसको रखो, इधर वाली को, और इनटू ये उधर भेज लो, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। कितना आया, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। क्या आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। काटोगे पीटोगे तुरंत तुमको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स वाटर, वाटर कैसे सर पता चला, वही फॉर्मूला लगेगा। पहली चीज मास नहीं पता, पता क्या है, मोल पता। तो मोल कितने दिए, देखो इशिमा 0.5 दिया मोल। बेटा वाटर तो पता है ना तुमको, वाटर पता तो उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो कि नहीं। वाटर का क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, कितना आ जाएगा 18 ग्राम, राइट। दो चीजें पता, तीसरी चीज फाइंड करनी, नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मास जो तुमको क्या हो, गिवन हो। अब तुमको गिवन तो है नहीं, मास से फाइंड करना है,
है ना, और नीचे क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। अब तुमने दो चीजें निकाल रखी हैं, तुमको नंबर ऑफ मोल पता, क्वेश्चन में दे दिया कितना, 0.5 दिया कि नहीं दिया। मास तुम्हें नहीं पता, मास तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। और मॉलिक्यूलर मास कितना, 18, ये भी तुमको पता। बस इधर भेज दो, 18 पंचे 90, पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 ग्राम मास आ गया। कन्वर्ट 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स, किसमें कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है। अब कैसे आसान है समझो बहुत ध्यान से। कार्बन का बेटा कितना होता है, 12U, ऑक्सीजन का 16U। पहले तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। बोले 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में चेंज करो। पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या पता है वो देखो। हम पहले CO2 हमें पता, तो हम पहले क्या निकाले, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। तो कार्बन का हो गया 12 प्लस इसका हो गया 32, तो कितना आएगा, 4 और 4, ये तुम्हारा आ गया ग्राम। इतना क्लियर हुआ क्या, ये इतने ग्राम आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब तुमको एक चीज ये पता है कि 1 मोल बराबर होता है ग्राम, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है कितना, 1 मोल। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना दिया, 44, मतलब 44 ग्राम बराबर है बेटा 1 मोल के। क्या बोला, 44 ग्राम बराबर है इसका 1 मोल के। जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी हो वो इधर लिखोगे, पहली चीज जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी हो वो इस साइड लिखोगे, वो बराबर किसके होता है, 1 मोल के। तो वो कह रहे हैं इतने ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, कितना, 22। तो 22 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा। मैंने फिर बोला दिस डिजिट 1 अपॉन दिस डिजिट 44 और इंटू ये इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, समझे। काटोगे पीटोगे ये 2 टाइम्स चला जाएगा, क्या आएगा, 1/2, यानी कि कितने मोल, 0.5 मोल्स। बस जब तुमको, बस मैंने फिर बोला तुमको सिर्फ एक चीज रट लेनी है जिसको बोलते हैं ये 2 फॉर्मूले, एक वो और एक ये। इन तीनों में रिलेशन तुम्हारा पता होना चाहिए। 1 मोल बराबर होगा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, वही डिजिट बराबर होगी इस डिजिट के। और अगर कहीं नंबर ऑफ मोल फाइंड करने को आ गया तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, काम खत्म। आज काम क्या है, घर पे जाओ फिर से एस चांद उठाओ, जितने सैंपल प्रॉब्लम है वो तो करोगे ही, एज इट इज एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं फिर कर लेना। क्वेश्चंस वहीं से फंसते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो। समझ आया क्या, नाउ यू कैन